नमस्कार। आज हम भारत में हाल ही में घोषित किए गए जीएसटी 2.0 सुधारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। सरकार ने ये घोषणा बिल्कुल त्योहारों के मौसम से ठीक पहले की है, तो इसकी चर्चा और भी ज़्यादा हो रही है। हमारे पास एक लेख है जो इन बदलावों को काफ़ी विस्तार से बताता है। तो आज कोशिश रहेगी कि इन नए नियमों को आसान भाषा में समझें और ये भी कि इनका आम लोगों पर, अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या खास है इस नए जीएसटी 2.0 में। सबसे पहली बात और शायद सबसे बड़ी भी जो सामने आई है वो है जीएसटी टैक्स स्लैब में कमी। बहुत बड़ी कमी। जहां पहले कई सारी दरें थीं, अब मुख्य रूप से सिर्फ 2 टैक्स स्लैब होंगे, 5% और 18%। ये सच में एक बहुत बुनियादी बदलाव लगता है। बिल्कुल, आप इसे जीएसटी सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा सरलीकरण कह सकते हैं। बिल्कुल, याद कीजिए जब जीएसटी आया था तो कितने सारे स्लैब थे, 0%, 5%, 12%, 18%, 28% और फिर कुछ चीज़ों पर सेस अलग से। तो वो जो जटिलता थी ना, उससे काफ़ी भ्रम होता था और कंप्लायंस में भी, मतलब पालन करने में भी दिक्कतें थीं। अब सिर्फ 2 मुख्य दरें रखने का पहला मकसद यही है कि पूरी टैक्स प्रणाली आसान हो जाए, आम उपभोक्ता के लिए भी और छोटे बड़े कारोबारी सबके लिए समझना और पालन करना काफ़ी आसान हो जाए। इसे हम कह सकते हैं ईज ऑफ कंप्लायंस की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। हाँ, वो इतने सारे स्लैब याद रखना और कौन सी चीज़ किस में आएगी, वाकई कंफ्यूजिंग था, खासकर छोटे व्यापारियों के लिए तो बहुत ही। अच्छा, तो ये जो सरलीकरण हुआ है और दरें बदली हैं, इसका सीधा असर घर के बजट पर कैसे पड़ेगा? सुनने में आया है कि दूध, दवाइयाँ, हेल्थ इंश्योरेंस जैसी जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, उन पर टैक्स या तो बिल्कुल ख़त्म है या बहुत ही कम कर दिया गया है। ये तो आम आदमी के लिए बड़ी राहत की बात हुई, खासकर आजकल की महंगाई देखें तो। और सिर्फ यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि घर में रोज इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे सामान जैसे साबुन, टूथपेस्ट, मसाले, तेल, डिटर्जेंट वगैरह, इन सब पर भी टैक्स घटकर सिर्फ 5% रह जाएगा। निश्चित रूप से ये कदम बिल्कुल साफ तौर पर आम उपभोक्ता को सीधी राहत देने के इरादे से उठाया गया है, खासकर जो निम्न और मध्यम आय वर्ग है उनके लिए। देखिए, जब रोजमर्रा की जरूरत की चीजें सस्ती होती है ना, तो उसका असर घर के बजट पर तुरंत महसूस होता है और पॉजिटिव असर होता है। इससे लोगों की जो खरीदने की ताकत है, परचेजिंग पावर, वो थोड़ी बढ़ती है, जो अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है, डिमांड बढ़ती है। तो ये सिर्फ टैक्स कटौती नहीं है, बल्कि महंगाई का जो बोझ है उसे कम करने की भी एक कोशिश है। और एक और दिलचस्प बात पता चली है, जैसे मोटर कार, मोटरसाइकिल, टीवी, फ्रिज, एसी, ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये भी सस्ते हो सकते हैं। शायद ये अब 18% वाले स्लैब में आ जाएंगे, जबकि पहले इनमें से कई 28% में थे। अगर ऐसा है तो आने वाले फेस्टिव सीजन को देखते हुए ये टाइमिंग तो बहुत ही अहम हो सकती है। हाँ, ये संभव है कि ज्यादातर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 18% में आ जाएं। लेकिन हर बदलाव की तरह कुछ चीजें महंगी भी तो होंगी। सुनने में आया है कि तंबाकू उत्पाद, पान मसाला और शायद शराब जैसी चीजों पर टैक्स बढ़कर सीधा 40% करने का प्रस्ताव है। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और यहाँ एक बहुत स्पष्ट पैटर्न दिखता है, मतलब एक नीतिगत दिशा दिखती है। गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ जो जीवन के लिए जरूरी और आम इस्तेमाल की चीजें हैं, उन पर टैक्स कम किया, और दूसरी तरफ उन चीजों पर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है जिन्हें सेहत और समाज के लिए हानिकारक माना जाता है। इसे इकोनॉमिक्स में सिन टैक्स या अवगुण कर कहते हैं। इसका प्रभावी इस्तेमाल है ये। इसके 2 मकसद होते हैं। पहला, इन चीजों के दाम इतने बढ़ा दो कि लोग इनका इस्तेमाल कम करें, और दूसरा, सरकार को एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी मिले जो शायद फिर हेल्थ या दूसरी सोशल स्कीम्स पर खर्च हो सके। अच्छा, तो मतलब सेहत का भी ध्यान और सरकारी खजाने का भी, डुअल पर्पस। खैर, आम उपभोक्ता की बात हो गई। अब जरा किसानों और कारोबारियों की तरफ देखें। क्या इन सुधारों में उनके लिए भी कुछ खास है? हाँ, पता चला है कि किसानों का भी ध्यान रखा गया है। ट्रैक्टर और खेती के जो दूसरे उपकरण हैं, उन पर टैक्स में खास छूट दी गई है, शायद 12% से घटाकर 5% या उससे भी कम, ऐसा कुछ। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों की आय बढ़ाना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। ट्रैक्टर, थ्रेशर, पंप सेट, ये सब खेती के लिए जरूरी उपकरण हैं। इन पर टैक्स कम होने का सीधा मतलब है कि खेती की लागत, इनपुट कॉस्ट, वो घटेगी। इससे किसानों को फौरी तौर पर आर्थिक राहत तो मिलेगी ही, साथ ही उन्हें शायद नए और बेहतर उपकरण खरीदने का प्रोत्साहन भी मिलेगा। और लंबे समय में देखें तो ये खेती की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में भी मददगार हो सकता है। सोचिए, अगर किसान सस्ता ट्रैक्टर खरीद पाएगा। हाँ,
तो शायद वो ज्यादा जमीन पर खेती कर पाए या समय पर काम पूरा कर पाए। बिल्कुल। अब बात करते हैं कारोबारियों की, खासकर छोटे और मझोले व्यापारी, एसएमई जिन्हें कहते हैं, जो रोजगार भी बहुत देते हैं। कहा जा रहा है कि ये सुधार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देगा। ये कैसे होगा? सिर्फ स्लैब कम होने से? देखिए, सिर्फ स्लैब कम होना ही अपने आप में बहुत बड़ा सुधार है। आप सोचिए, एक छोटा दुकानदार है या कोई छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहा है। पहले उसे शायद 5-6 अलग-अलग टैक्स रेट के हिसाब से अपने माल की बिक्री, खरीद, स्टॉक सबका हिसाब रखना पड़ता था। हर बिल पर सही HSN कोड, सही टैक्स रेट लगाना, फिर महीने के अंत में सबका मिलान करके रिटर्न भरना। ये सब काफी जटिल था, टाइम लेने वाला था और गलती होने की गुंजाइश भी ज्यादा थी। अब जब मुख्य रूप से सिर्फ 2 ही दरें होंगी, 5% और 18%, तो टैक्स कैलकुलेट करना, बिल बनाना, खाते मेंटेन करना और सबसे जरूरी GST रिटर्न फाइल करना, ये पूरी प्रक्रिया बहुत बहुत ज्यादा सरल हो सकती है। यानी उनका टाइम और रिसोर्स बचेगा जो वो अपने बिजनेस पर लगा पाएंगे। बिल्कुल। छोटे और मझोले कारोबारियों के पास अक्सर रिसोर्स सीमित होते हैं। उनके पास कोई बड़ी टैक्स टीम या महंगे कंसल्टेंट नहीं होते। तो इस सरलीकरण से उनका जो कंप्लायंस का बोझ है, वो काफ़ी कम हो सकता है। इससे उनका समय, पैसा, एनर्जी सब बचेगी। और जब कंप्लायंस आसान होता है तो अनजाने में गलतियां भी कम होती हैं। तो फिर नोटिस या लिटिगेशन का डर भी कम होता है। ये सब मिलकर बिजनेस करने के माहौल को बेहतर बनाता है। आपने ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, इसे थोड़ा और समझाएंगे? ये सिर्फ टैक्स से जुड़ा है? नहीं, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कि किसी देश में कोई बिजनेस शुरू करना, उसे चलाना और उसे बढ़ाना कितना आसान या मुश्किल है। इसमें कई चीजें आती हैं, जैसे परमिट लेना कितना आसान है, लोन मिलना कितना आसान है, कॉन्ट्रैक्ट लागू करवाना कितना आसान है, और हाँ, टैक्स भरना कितना आसान है। तो अगर टैक्स का सिस्टम सरल और पारदर्शी हो तो ये सीधे सीधे व्यापार करने की आसानी को बढ़ाता है। और भारत सरकार पिछले कुछ सालों से अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग सुधारने पे काफी जोर दे भी रही है। ये GST सुधार उसी दिशा में कदम माना जाएगा। समझ गई। अब एक बड़ा सवाल अर्थव्यवस्था और सरकारी राजस्व पर इसका कुल मिलाकर क्या असर पड़ेगा? सरकार तो कह रही है कि इससे रेवेन्यू बढ़ेगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, लेकिन जब कई चीजों पर टैक्स कम हो रहा है तो रेवेन्यू बढ़ेगा कैसे? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? हाँ, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। देखिए, इसके कई पहलू हैं। पहली बात, जैसा हमने कहा, सिन टैक्स। तंबाकू, पान मसाला, शराब जैसी चीज़ों पर टैक्स 40% तक बढ़ रहा है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मांग बहुत ज़्यादा कीमत पर निर्भर नहीं करती। मतलब दाम बढ़ने पर भी खपत थोड़ी ही कम होती है। तो इस सोर्स से सरकार को अच्छा खासा एडिशनल रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। दूसरा और शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू है टैक्स कंप्लायंस में सुधार। जब टैक्स सिस्टम सरल होता है तो टैक्स चोरी मुश्किल हो जाती है और ज़्यादा लोग, ज़्यादा बिजनेस टैक्स के दायरे में आते हैं या सही टैक्स चुकाते हैं। इसे कहते हैं टैक्स बेस का बढ़ना और बेहतर कंप्लायंस। तो भले ही कुछ चीज़ों पर रेट कम हुई हो, पर ओवरऑल कलेक्शन बढ़ने की पूरी संभावना है। और अगर इसे बड़े पिक्चर में देखें तो एक सरल, स्थिर और प्रिडिक्टेबल, मतलब जिसका अंदाजा लगाया जा सके, ऐसी टैक्स व्यवस्था सिर्फ घरेलू ही नहीं, विदेशी निवेश को भी खींचती है। इन्वेस्टर्स को ऐसे देशों में पैसा लगाने में हिचक होती है जहां टैक्स कानून बहुत जटिल हों और बार बार बदलते हों। जब उन्हें लगता है कि यहाँ बिजनेस करना आसान है, टैक्स नियम क्लियर है, तो वो निवेश करने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। इससे देश में कैपिटल आता है, नई इंडस्ट्री लगती है, रोजगार बढ़ता है और आखिरकार आर्थिक विकास तेज होता है। अच्छा, टैक्स दरों के अलावा क्या प्रक्रिया के लेवल पर भी, मतलब प्रोसीजरल लेवल पर भी कुछ सुधारों की बात है? जैसे GST नेटवर्क को और बेहतर बनाना, रिटर्न और रिफंड प्रोसेस को आसान करना? हाँ, ये भी सुधार का एक बहुत अहम हिस्सा है। GSTN, जो कि पूरे GST सिस्टम की टेक्नोलॉजी बैकबोन है, उसे लगातार अपग्रेड किया जा रहा है ताकि वो और ज़्यादा मजबूत बने और यूज़र फ्रेंडली हो। रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को और आसान बनाने पर जोर है। खासकर छोटे टैक्स पेयर्स के लिए तिमाही रिटर्न जैसी स्कीम्स को और असरदार बनाने पर काम चल रहा है। और सबसे ज़्यादा ध्यान रिफंड प्रोसेस पर दिया जा रहा है। अक्सर एक्सपोर्टर्स का या कुछ और कारोबारियों का पैसा GST रिफंड में अटक जाता था। इससे उनकी वर्किंग कैपिटल, मतलब रोज के बिजनेस चलाने का पैसा, ब्लॉक हो जाता था। हाँ, ये वर्किंग कैपिटल वाला इश्यू तो बहुत सुना है। छोटे बिजनेस बहुत परेशान रहते थे। बिल्कुल। तो अब पूरी रिफंड प्रक्रिया को ज्यादा डिजिटल, ज्यादा ऑटोमेटेड और टाइम बाउंड बनाने की कोशिश है ताकि रिफंड जल्दी से जल्दी मिल सकें। ये डिजिटल प्रक्रियाएं कैसे मदद करेंगी इसमें? डिजिटल प्रोसेस कई तरह से मदद करती हैं। एक, इसमें आदमी का दखल,
ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो जाता है। तो देरी और सब्जेक्टिविटी, मतलब कौन अफसर कैसे फैसला लेगा, इसकी गुंजाइश कम होती है। 2, पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आती है। आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन कहां पहुंची है। 3, डेटा का एनालिसिस आसान होता है, तो सिस्टम के लिए असली दावों को नकली दावों से अलग करना आसान हो जाता है। ये सब मिलकर प्रोसेस को तेज तो करता ही है, साथ ही करप्शन की संभावना को भी कम करता है, और ये फिर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मदद करता है। ये सब सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन सबसे जरूरी सवाल, ये सब बदलाव लागू कब से हो रहे हैं? जानकारी के मुताबिक ये नई दरें और प्रक्रियाएं 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू करने की योजना है। इसका मतलब ये हुआ कि इस साल जो फेस्टिव सीजन आएगा, उसकी खरीदारी पर इन बदलावों का असर दिखने की पूरी उम्मीद है। अगर वाकई कार, बाइक, टीवी, फ्रिज जैसी चीजें सस्ती होती हैं, जैसा कि अंदाजा है, तो ये यकीनन फेस्टिव शॉपिंग को एक बूस्ट दे सकता है और खरीदारों के लिए भी अच्छा रहेगा। जी हाँ, टाइमिंग निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो जीएसटी 2.0 सुधार मुख्य रूप से 4 चीजों पर फोकस करते लगते हैं। पहला, टैक्स सिस्टम को बहुत ज्यादा सरल बनाना, सिर्फ 2 स्लैब। दूसरा, आम आदमी को रोजमर्रा के जरूरी चीजों पर राहत देना। तीसरा, सेहत के लिए नुकसानदायक चीजों को महंगा करना और रेवेन्यू बढ़ाना, यानी सिन टैक्स। और चौथा, किसानों और खासकर छोटे मझोले कारोबारियों के लिए बिजनेस करना आसान बनाना। आखिर में ये भी कहा गया है कि सरकार इन सुधारों को एक बड़े आर्थिक कदम और हर भारतीय के लिए तोहफे जैसा बता रही है। देखिए, कोई भी इतना बड़ा पॉलिसी चेंज हो, उसका मूल्यांकन सिर्फ उसके इरादों से नहीं, बल्कि वो जमीन पर कैसे लागू होता है और उसके असली नतीजे क्या निकलते हैं, उसके आधार पर करना चाहिए। कागज पर ये उद्देश्य बहुत अच्छे लगते हैं, सरलीकरण, राहत, रेवेन्यू बढ़ना, व्यापार में आसानी, सुनने में सब अच्छा है। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब ये नियम लागू होते हैं। क्या जीएसटीएन का सिस्टम इतने बड़े बदलाव को स्मूथली हैंडल करने के लिए तैयार है? क्या टैक्स अधिकारी और टैक्स देने वाले दोनों इन नई प्रक्रियाओं को आसानी से अपना पाएंगे? अलग अलग इंडस्ट्रीज, खासकर वो जो पहले अलग टैक्स ब्रैकेट में थीं, वो इन बदलावों पर कैसे रिएक्ट करेंगी? क्या क्लासिफिकेशन को लेकर नए झगड़े शुरू होंगे कि कौन सी चीज 5% पे है और कौन सी 18% पे है? हाँ, ये भी हो सकता है। इन सभी सवालों का जवाब तो वक्त के साथ ही मिलेंगे। शुरुआती असर अच्छा दिख सकता है, लेकिन पूरी तस्वीर साफ होने में कुछ तिमाही या शायद साल भर भी लग सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, इम्प्लीमेंटेशन ही सबसे जरूरी है। तो आज हमने जीएसटी 2.0 के जो प्रस्तावित सुधार हैं, उनके अलग अलग पहलुओं को काफी विस्तार से समझा। 2 टैक्स स्लैब, कीमतों पर असर, किसान और कारोबारी, और प्रक्रिया में सुधार। ये सब बात करते हुए मेरे मन में एक सवाल जरूर आ रहा है। हाँ, बताइए। वो ये कि क्या सिर्फ 2 टैक्स स्लैब 5% और 18% का होना हर तरह की चीज और सर्विस के लिए वाकई काफी और ठीक रहेगा? क्या ऐसी बहुत सी चीजें या सेवाएं नहीं होंगी जो इन दोनों के बीच कहीं फिट होती हों, जिनके लिए 5% शायद बहुत कम लगे और 18% बहुत ज्यादा? जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें जो बुनियादी जरूरत तो नहीं है पर लग्जरी भी नहीं है, लेकिन आम मिडिल क्लास के लिए जरूरी है। क्या भविष्य में इन 2 स्लैब के बीच एक तीसरी मिडिल रेट की जरूरत महसूस हो सकती है? ये सरलीकरण अच्छा कदम है, पर कहीं ये जरूरत से ज्यादा सरलीकरण, ओवर सिंप्लीफिकेशन तो साबित नहीं होगा, जिसका नुकसान कुछ सेक्टर्स को उठाना पड़े? इस पर आगे सोचना और देखना दिलचस्प होगा। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही अहम सवाल है कि क्या ये 2 स्लैब वाली व्यवस्था लंबे समय तक ठीक काम करेगी या इसमें आगे चलकर कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आज की इस बहुत ही जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।